एवं परम पूजनीय मदना पंचायत के तमाम गांव के तमाम नागरिक, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, गरीब, मजदूर, किसान, आप तमाम लोगों को आजादी का ये जो मौका है, ये स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आजादी के इस दिवस पर हम कुछ लम्हों को याद करेंगे कि आखिर आजादी कैसे मिली, क्या हुआ ऐसा कि हमें आजादी मिल गई और हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक कहलाने लगे। सबसे पहले आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जिन्होंने हमारे देश पर, हिंदुस्तान पर 200 सालों तक राज किया। आप सोचिए, अगर आपको कोई 1 महीने के लिए गुलाम बना दे, कोई 1 साल के लिए गुलाम बना ले, तो आपकी स्थिति कैसी होगी। 200 साल, 200 ईयर्स, 200 साल तक हम, हमारे पूर्वज, हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी के अधीन जीता रहा। लेकिन लोगों ने, आजादी के सेना नायकों ने, आजादी के लिए लड़ने वाले भारत मां के वीर सपूतों ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ते रहे। 200 साल तक ये लड़ाई चलती रही कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है और भारत को आजाद करना है। समय था 1942 का। आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को इस दिन आजादी मिली। लेकिन साल था 1942 का, मतलब 1947 से 5 साल पहले 1942 का साल था और कांग्रेस की अगुवाई महात्मा गांधी के हाथों में थी। महात्मा गांधी और आजाद भारत के पहले के कांग्रेस के नेताओं ने यह निर्धारित किया, ये निर्णय लिया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, 1942 का समय था, साल था, और महात्मा गांधी ने एक आंदोलन के लिए भारत के लोगों को आवाज दिया और इस आंदोलन का नाम था क्विट इंडियन मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था, वो नारा था करो या मरो, डू और डाई। मतलब या तो हमें आजादी चाहिए या हम अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हो जाएंगे। हमें भूख दो, हमें फांसी पे लटका दो, जो चाहे वो कर दो, जेल भर दो, लेकिन हम भारत को आजाद किए बगैर अब मानेंगे नहीं। इसीलिए उस समय देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान में करो या मरो के नारे पर एक साथ तैयार हो गए। और आपको मैं इतिहास याद दिलाता हूं, खास करके जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ेंगे उनको इतिहास याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही गांधी जी ने बॉम्बे के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई का अधिवेशन कर रहे थे, वहां पर उन्होंने नारा दिया कि करो या मरो। भारत के लोगों को कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, तमाम मजहब के लोगों को कहा कि अब हम या तो डर जाएंगे, अपने देश को आजाद करा लेंगे, या हम मर जाएंगे। जैसे ही, चूंकि अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों को सारा चीज पता था कि क्या होने वाला है। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है
वैसे ही अंग्रेज उस समय कांग्रेस के जितने भी दफ्तर थे पूरे भारत में तमाम कार्यालयों पर ताला लगा दिए। बड़े बड़े नेताओं को, यहां तक कि गांधी जी को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जेल भर दिए गए। बड़े बड़े नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में, मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में, गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जितनी भी मीडिया की संस्थानें थी उस समय 1942 में जो आप तक खबर पहुंचाती है, चाहे वो रेडियो का मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन का मीडिया हो, चाहे वो पेपर में छापने वाला मीडिया हो, और उस समय डिजिटल मीडिया नहीं था, तो जितने भी भारत में मीडिया के संस्थान थे, रेडियो स्टेशन थे, तमाम को बंद कर दिया अंग्रेजों ने। क्या कर दिया? तमाम को बंद कर दिया ताकि ये आंदोलन लोगों तक पहुंच ना सके, भारत के लोग गांधी जी की अगुवाई में आगे न आ सके, भारत के लोग इकट्ठा ना हो सके, एकता ना दिखा सके। और अंग्रेजों को डर था और उनको लग गया था कि इस बार लगता है हमें हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। एक दिलचस्प कहानी बताता हूं, बहुत ही दिलचस्प, हिंदू समाज के लोगों के लिए भी और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी। हेलो, हिंदू समाज के लोगों के लिए भी एक दिलचस्प कहानी है इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय की। हेलो ऑपरेटर, ऐसे जोश जो ठंडा करने के बीच में है तो कैसे काम चलेगा भाई? हेलो, जी हाँ, तो थोड़े देर के लिए ध्यान भटका, वापस से आ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की यादें में। और वो यादें थी कि जब सारे दफ्तर बंद, सारे कार्यालयों पे ताला लगा दिए गए, सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, मीडिया को बंद कर दिया गया, लाठियां गोलियां बरसने लगी, बहुत ही विचित्र तरीके का वातावरण था। इस समय सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम लोग कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो जापान में अपनी आजाद हिंद फौज की ट्रेनिंग दे रहे थे उस समय। और जैसे ही उन्होंने सुना कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया है, उस समय उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अब समय आ गया है कि गांधी जी का साथ दिया जाए, गांधी जी के साथ बैठा जाए, और अब समय आ गया है कि देश को आजाद कराया जाए। और सुभाष चंद्र बोस जी जो अपनी आजाद हिंद की सेना को लेकर के जापान में थे, वो भारत की तरफ कूच करना शुरू किए। इधर इंडिया में सारे नेता गिरफ्तार, सारी मीडिया की हाउसेस बंद, तमाम लोगों को जेल में डालने का सिलसिला चालू। अब आप सोचेंगे कि बचा कौन थे? उस समय 1942 में करो या मरो का जो नारा दिया गया था, जब आजादी के लिए लड़ रहे थे हमारे देश के तमाम धर्मों के लोग, तो सिर्फ दो ऐसे संगठन थे जिन पर कांग्रेस मेहरबान थी, और दो ऐसे संगठन थे जो अंग्रेजों पर मेहरबान थी। दो संगठन ऐसे थे जिन पर अंग्रेज मेहरबान थे, और दो संगठन ऐसे थे जो अंग्रेजों पर मेहरबान थे। ध्यान से सुनने वाली बात नहीं है। तमाम कांग्रेस के कार्यालय बंद कर दिए गए, उनके नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, सिर्फ दो संगठन को बचा लिया अंग्रेजों ने। एक संगठन का नाम था हिंदू महासभा, जो आज का आरएसएस आप कह सकते हैं, उस समय का हिंदू महासभा, और दूसरा संगठन था मुस्लिम लीग। एक संगठन हिंदू महासभा, दूसरा संगठन मुस्लिम लीग। यही दो संगठनों को अंग्रेजों ने बैन नहीं किया, प्रतिबंध नहीं लगाए। न हिंदू महासभा के नेता
या मुस्लिम लीग के नेता किसी भी नेता को 1942 में गिरफ्तार नहीं किए गए, क्योंकि यही दोनों संगठन के लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, अंग्रेजों के लिए लोगों को तोड़ने का काम करते थे। और ये इतिहास गवाह है, न हिंदू महासभा को और न ही मुस्लिम लीग को बैन किया गया, न ही उनके नेताओं को जेल में डाला गया। लेकिन वो आखिरी समय था। आप सोचो 200 साल तक हम गुलाम रहे, 1942 में 195 साल पूरे हो रहे थे और भारत के लोगों ने सोचा कि अब हिंदुस्तान को आजाद होना ही पड़ेगा। सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी और अंतोगतवा नहीं, हजारों जाने गई, हजारों मुस्लिम मारे गए, हजारों हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये तमाम के तमाम लोगों को जेल में डाले गए, मार दिए गए, गोलियां मार दी गई। ऐसे ऐसे नजारे थे कि एक जगह देख करके चारों तरफ से गोलियां बरसा दी जाती थी और जितने लोग उसमें थे सारे के सारे तुरंत ही अपने देश के लिए अपनी जान गंवा देते थे। अंतोगतवा लड़ते 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 अंग्रेजों को ये मानना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि अब हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे और अब हमको ये देश छोड़ना पड़ेगा और अब भारत को आजाद होना पड़ेगा। और वो दिन आया सुनहरा, वो दिन आया सुनहरा 15 अगस्त 1947 का। तब से लेकर के आज तक हमारा भारत आजाद है और जब तक ये गणराज्य व्यवस्थाएं हमारे हिंदुस्तान में चल रही है तब तक हमारा देश आजाद रहेगा। बस आजादी से एक दिन पहले बहुत ही दुखद घटना घटी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को एक दुखद घटना घटी और वो घटना ये थी कि पहले जो अभी का पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं वो हमारा हिंदुस्तान था। जैसा कि मैंने कहा 1942 में सिर्फ भारत के 2 ऐसे संगठन थे जिनको बैन नहीं किया गया, एक हिंदू महासभा और एक मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के नेताओं की भी जिद थी, अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि हमको एक अपना मुल्क चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 200 वर्ष लड़ने के बाद 14 अगस्त 1947 को अंतोगतवा अंग्रेजों की कूटनीति, उनकी साजिश, उनके षड्यंत्र और 2 सांप्रदायिक दलों के, 2 सांप्रदायिक संगठनों की अगुवाई में भारत का विभाजन कर दिया गया। 2 टुकड़ों में भारत को बांट दिया गया, एक बना पाकिस्तान और ये है हमारा हिंदुस्तान। जब देश आजाद हो गया, इतना बड़ा देश, इतनी सारे राज्य, इतने लोग, इतने मजहब के लोग, फिर बात आई कि ये देश चलेगा कैसे। पहले तो अंग्रेजों का कानून चलता था, जब भारत आजाद हो गया तो देश कैसे चलेगा ये बात आई। फिर बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान के जनक कह लीजिए या निर्माता, उन्होंने भारत के संविधान को लिखा। उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों के अधिकारों को लिखा, तमाम चीजों, विधि व्यवस्थाओं को लिखा और फिर 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में कानून संविधान का लागू हो गया। और संविधान में आपको वो अधिकार दिए गए हिंदुस्तान में रहने के लिए जो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते ना आपको आपका रामायण वो अधिकार दे सकता है, ना आपको आपका कुरान वो अधिकार दे सकता है, लेकिन संविधान में आपको तमाम चीजों का अधिकार दिया है। आपको क्या खाना है आप आजाद हैं, आपको क्या पीना है आप आजाद हैं, आपको क्या पहनना है आप आजाद हैं, आप भाषण देने के लिए आजाद हैं, आप अपनी
आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता आपके पास है, तमाम प्रकार के नागरिक अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो डिसाइड किए गए। अफसोस कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन आजाद भारत में, आजाद भारत के समाज को जब गाड़ियां आगे बढ़ी तो अनाज में समाज को जोड़ लिया, अनाज में समाज को जोड़ लिया, अनाज के लिए समाज के लोग परेशान होने लगे। आप देखो, आज जो भी आप काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कमाई का कोई भी धंधा है, वो किस लिए है? खुद का पालन पोषण और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो आजादी के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान अनाज की चक्र में, हिंदुस्तान का समाज अनाज के चक्र में फंस गया और अब का भारत, अब का समाज ब्याज के चक्र में फंस गया है। आज देखिए हमारे पिताजी लोग, हमारे दादाजी लोग, हमसे पहले के हमारे पूर्वज लोग खुद कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते थे, और आज जो हम लोग हैं, आज हम अपनी कमाई से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। हमको ब्याज चाहिए तो ही हमारा घर चलेगा, तो ही हमारा इलाज होगा, तो ही हमारे यहाँ शादियां होंगी। कुछ भी यहाँ तक की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब लोगों को ब्याज लेकर ब्याज भरने पड़ते हैं। ब्याज लीजिए और ब्याज भरिए, ऐसा समय आ गया है। इससे समाज को सचेत होना पड़ेगा, इससे समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि आखिर कैसे इस अनाज के चक्र से और ब्याज के चक्र से समाज को निकाला जाए। अब जब बात आ ही गई है तो कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं। जो मदना पंचायत की गलियों में, मदना पंचायत के सड़कों पर, मदना पंचायत की चाय दुकानों में जो चर्चे चल रहे होते हैं, खास करके MPYS के अध्यक्ष के बारे में, इस पर अपनी राय रख देता हूं। और पहला सवाल जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि हो कत्ते कहां पाई छे, कत्ता से लगे छे, हो केना कम से हो, कोन धंधा करे छे, हो एकरा लगता कत्ते कहां पाई छे। ये पहला सवाल जो मदना पंचायत की गलियों में, मदना पंचायत के लोगों में, मदना पंचायत की चाय दुकानों पर नहीं, और खास करके चंद चमचों के जुबान से तो आप हमेशा सुन लेंगे कि वो हत्ते पाइप कता से लगे छे, की काम करे छे, कौन बिजनेस छे, कौन धंधा छे, कथी से हत्ते पाई छे। मैं आज वही बताने के लिए आया हूं कि आखिर इतना पैसा आता कहां से है, कैसे आता है इतना पैसा, और क्या कारण है इस पैसे आने के। आज यही बताने के लिए आया हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में जो जंग लगी है, जो दिमाग में भर दिए जाते हैं, उनसे आपका दिमाग आजाद हो, क्योंकि आज आजादी का दिवस है। तो मैं बताना शुरू कर रहा हूं। पहला कारण तमाम लोग जानते हैं कि मेरे अब्बा ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मूंग में लगा दिया, मूंग की मजदूरी में लगा दिया। अब सवाल वही आता है कि जब मैं गरीब का बच्चा हूं तो आखिर जो मेरे अब्बा की गरीबी थी, उनकी मुश्किलें थी, वो दूर कैसे हुई। एक बात याद रखिए, गरीबी से आपको सिर्फ 3 चीज निकाल सकता है। ध्यान से सुनिए, गरीब अगर आप हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, तो आपको सिर्फ 3 चीज गरीबी से निकाल सकता है। एक, आपके पास मजबूत पैसा होना, तो आप क्या करोगे, व्यापार कर लोगे। आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है,
आपके पास जत्था नहीं है, खेती किसानी के लिए समय नहीं है, नहीं, खेती किसानी के लिए जगह है, आप उससे निकल सकते हो। पहला शिक्षा, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं और वो बच्चा पढ़ लेता है, आप गरीबी से निकल जाएंगे। तो मेरे पास जो कुछ भी आ रहा है, मेरे पास, मेरे बाप के पास जमीन जायदाद किसान घर नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि कोई व्यापार किया जा सके, वो मजदूर थे और उन्होंने अपने तमाम बच्चों में से एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दी और ऐसी शिक्षा दी, जमीन बेच लिए, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन बेच लिए गए, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए चीजें लिए गए। नहीं, आप देखिए, जैसे ये हमारी मस्जिदें हैं, हमारा ईदगाह है, हमारा कब्रिस्तान है, हमारे मदरसा है, या सामूहिक पैसे से, चंदे से होने वाली जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं मदना पंचायत में, इसमें से एक चीज सरफराज अहमद भी है जो चंदे से बना है। चाहे वो बना है, चंदे से बना है। कहने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ निकलोगे तो आप अपने परिवार को गरीबी से निकाल लोगे। मेरे पास जायदाद नहीं थी, पैसे व्यापार करने के लिए नहीं थे, लेकिन पढ़ा दिया। अब स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई। आता है आपके सवाल पर, अब तो भाई कत से लगे छे, की करे छे एहन काम, अब तो जी आगे जाए छे धराधर धराधर धराधर, अब तो भाई आगे छे कहता था। उसका कारण है ये पढ़ाई। आपको एक दादा देता हूं और आप पूरे मदना पंचायत के एक एक घर में जाकर सर्वे कीजिए और पता कीजिए। मैं कोई डॉक्टरी नहीं पढ़ा, मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं किया, वकालत का पढ़ाई नहीं किया, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। आप सर्वे करो, खास करके वो लड़के पढ़े लिखे हैं जो पढ़ रहे हैं, 10वीं से जो ज्यादा पास है, उनको कहता हूं कि आप पूरे मदना पंचायत में सर्वे कीजिए और पता कीजिए 2010 से पहले, मैंने 2010 में MBA कंप्लीट किया, 2010 से पहले और 2010 के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की है। तब आप अपनी उंगलियों पर उन लोगों को गिनोगे पूरे पंचायत में जो प्रोफेशनल मास्टर डिग्री किए हैं। MA भी मास्टर डिग्री होता है पर वो प्रोफेशनल मास्टर डिग्री नहीं होता है। MSc भी मास्टर डिग्री होता है पर वो प्रोफेशनल मास्टर डिग्री नहीं होता है। MBBS प्रोफेशनल मास्टर डिग्री होता है। MBA प्रोफेशनल मास्टर डिग्री होता है। 2010 और आज है 2024 साल पहले आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त 14 साल पहले मास्टर डिग्री किया। अब आप सोचो, जिसने 14 साल पहले मास्टर डिग्री किया हो, उसको 14 साल का अनुभव, उसको 14 साल का अनुभव, और 14 साल के अनुभव में एक चीज जुड़ जाती है कि आप जो कमाई करते हो तो आपके पैसे भी धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। तो जिन लोगों के भी दिमाग में ये सवाल आए कि अत्ते पाई कता से लगे छे, कथी करे छे, उन लोगों से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप सर्वे कीजिए और पता कीजिए कि प्रोफेशनल मास्टर डिग्री 2010 से पहले हमारे पंचायत में कितने लोगों ने किया है और प्रोफेशनल मास्टर डिग्री 2010 के बाद हमारे पंचायत में कितने लोगों ने किया है। तो आप उंगलियों पर गिन लेंगे, आप उंगलियों पर गिन लेंगे। तो मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं इस बस्ती का कर्जदार था, इस बस्ती का कर्जदार हूं और जब तक जीवित रहूंगा तब तक इस बस्ती का कर्जदार
रहूंगा, क्योंकि यही के लोगों ने चंदे देकर के मुझे पढ़ाया है। और आज जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी मुक्ति पा लिया हूं तो सीधा लड़ाई है सारे एक तरफ, और गरीब के लिए लड़ने वाला, गरीब के लिए बोलने वाला, उनकी अधिकारों पर आवाज उठाने वाला एक तरफ है। और यही सिलसिला रहेगा, ये सिलसिला आखिरी दम तक रहेगा कि गरीब के लिए बोलने वाला एक तरफ और गरीब के खिलाफ बोलने वाले सारे एक तरफ। यही सिलसिला 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि मेरा सपना पूरा न हो जाए, जब तक के मरना पंचायत के गरीब मजदूर नौजवान महिलाओं के लिए कुछ करना हो। और देखिए विधि का विधान देखिए, विधि का विधान देखिए, विधि का विधान देखिए। और विधि का विधान ये है, विधि का विधान ये है कि इतनी पुरजोर आवाज में मदना पंचायत के इतिहास में MPYS से पहले किसी ने गरीबों के लिए आवाज नहीं उठाई। तो कुछ लोग आवाज उठाने वाले को, अपनी कलम चलाने वाले को डराने धमकाने का भी काम करते हैं। इन तमाम लोगों से जो आवाज उठाने से डराना चाहते हैं, जो लिखने से डराना चाहते हैं, जो बोलने से डराना चाहते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे FIR हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई पत्रकार हो, पूरे भारत का, इस सार्वजनिक का नहीं, सिर्फ मदना पंचायत का नहीं, पूरे भारत का, भारत सरकार भी अगर चाहे तो MPYS के अध्यक्ष को अपनी आवाज उठाने से कभी नहीं रोक पाएगा, कभी भी नहीं। आप लिख के रख लीजिए, जो मैं आवाज उठाता हूं, जो मैं बोलता हूं, चाहे वो गरीबों के अधिकार की चोरी के लिए बोलूं या पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार के लिए बोलूं, मैं बोलता रहूंगा और बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको एक उदाहरण देता हूं। ओ भाई चल नहीं रहा है, आप झूठों का चिल्ला रहा है, आप झूठों का नहीं चिल्ला रहे हैं। चल हेलो, आवाज जा रही है भाई, ठीक है, हेलो हेलो हेलो। अच्छा कोई बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो, ठीक है। मैं क्या बता रहा था कि गरीबों के प्रति आवाज उठाने से सरफराज अहमद को, यानी कि डिजिटल चौकीदार को क्यों नहीं रोक सकता है? न FIR और न ही ये सरकार, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं मदना पंचायत के गरीबों को, नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, बेवस को, परेशानों को ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं या न कर सकूं, लेकिन आपके अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। आपके गांव पंचायत के लिए जो सरकारी योजनाएं आती है, इसमें भ्रष्टाचार जो होंगे उस पर आवाज उठाता रहूंगा। और इस आवाज को 15 अगस्त 2019 से न कोई रोक पाया है, न कोई रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं संवैधानिक तरीके से सही हूं। इसीलिए जब वार्ड नंबर 10 और 12 का जो रोड का बैठक हुआ था और नए मुखिया प्रतिनिधि वसीम अहमद आए थे, उस समय जिक्र हुआ था छोटी मस्जिद के तालाब में वार्ड नंबर 10 में छठ घाट का निर्माण। उसी समय मैंने वसीम अहमद साहब को कहा था कि जब तक भारत सरकार की वेबसाइट पर जमैला छोटी मस्जिद के तालाब में छठ घाट के निर्माण का जिक्र है, तब तक इसमें हुए भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक पाएंगे। न मुखिया, न सरपंच, न समिति, न वार्ड मेंबर और न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोई नहीं। अगर किसी को समस्या है, अगर कोई चाहता है कि मस्जिद के तालाब में छठ घाट के निर्माण पर मैं ना बोलूं, तो उनको भारत सरकार की साइड से छठ हटाना पड़ेगा।
जब तक मस्जिद के तालाब में छठ घाट के निर्माण का प्रावधान है तब तक सरफराज अहमद बोलता रहेगा और बोलता रहेगा। कोई मुखिया नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई वार्ड मेंबर नहीं, कोई समिति नहीं, मेरे को बोलने से कोई नहीं रोक पाएंगे। मुझे बोलने से रोकने पहले सरकार की साइट पर जाकर के इस चीज को बताइए, आपको कहना नहीं पड़ेगा। जैसे ही सरकार की साइट से छठ घाट का निर्माण हट जाएगा, सिर्फ छठ हट जाएगा, मैं बोलना छोड़ दूंगा। जमैला बाजार के कब्रिस्तान के नाम पर जो 12 लाख 20 लाख का भ्रष्टाचार है, उस पर भी कोई बोलने से नहीं रोक पाएगा। एक और सवाल का जवाब दे देता हूं। जो मदरा पंचायत की गलियों में, चौराहों पर और चाय दुकान पर चलते रहते हैं, और वो सवाल ये है कि जब कोठेरा खातिर पति कमरी जमा मुखिया छे तो बड़ बजल छे बड़ विरोध करे छे जहिया से अफसाना खातिर पति वसीम अहमद बोले मुखिया तहिया से बोले नहीं छे विरोध ये करे छे यही सवाल सरेआम चलती है। और ये यही दिन है जब घोषणा करनी है कि इन सवालों के जवाब क्या होते हैं। जिस दिन आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, 2021 में पंचायत के चुनाव हुए। मैं जिंदगी भर जब तक जिंदा रहूंगा, चाहे लाचार बन के जिंदा रहूं या बेबस या विकलांग बन के ही क्यों न जिंदा रहूं, जब तक जिंदा रहूंगा इस जमैया बाजार के लोगों का, यहाँ के नौजवानों का, गरीब का, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, दोस्त यार जितने लोग हैं, उनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भुला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने सरफराज अहमद को, यानी कि MPYS के अध्यक्ष को, जो मुखिया के चुनाव होते हैं उसमें बीज जो डालने का काम किया है, वो जमैया बाजार के लोगों ने ही किया है। और यकीन मानिए, जिस दिन ये बीज पेड़ बन जाएगा, जिस दिन ये बीज गाछ बन जाएगा, और जिस दिन इस गाछ में फल लगने शुरू होंगे, आप लिख के रख लीजिए, इस फल को चखने वाले सबसे पहले 10, 11 और 12 वार्ड के जमैया बाजार के लोग होंगे जो इस बीज में पकने वाले फल को खाएंगे। और ये भी खाने से, गरीबों के लिए कुछ करने से, गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने से ना कोई सरकार, ना FIR और ना ही कोई भी भारत का पत्रकार रोक पाएगा। ये वादा करके जाता हूं, ये वादा करके जा रहा हूं, और इसलिए वादा कर रहा हूं क्योंकि बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत कैसे? दलाली करने के 1000 मौके आए होंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, पश्चिम की तरफ घूमा हुआ हूं, गरीबों के हक को लूटने के लिए, गरीबों का खून चूसने के लिए, दलाली करने के बहुत मौके मिले, बहुत बेशुमार, इतने बड़े बड़े मौके कि मदरा पंचायत युवा संगठन के ऑफिस में आके कहे कि आप ये सब आपके ही हिसाब से चलेगा। लेकिन उस सरदार को भी कहा, और क्या कहा? ये कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के पॉकेट में मदरा पंचायत में उतना पैसा नहीं है जो सरफराज अहमद के जमीन को खरीद करके उसको दलाली के नाश्ते पर ले आए। ये किसी जनप्रतिनिधि के पॉकेट में उतना पैसा न है और न होगा। क्यों? क्योंकि कर्ज है इस मिट्टी का, और इसी मिट्टी के कर्ज ने एक फर्ज दिया है कि जिस मजदूरों ने अपने खून पसीने की कमाई से कमाए हुए पैसे तुम्हारी पढ़ाई में लगाए हैं, इन गरीब मजदूरों के लिए कुछ करने का समय आ गया है। समय धीरे
धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय आ गया है। तो मैं जवाब देना था उस बात का जो बात चल रही थी कि जब माननीय उजाला खातून पति करूर जमा मुखिया थी, तब तो MTYS का अध्यक्ष खुद भी विरोध करता था, लेकिन जब अफसाना खातून पति वसीम अहमद जब मदना पंचायत की मुखिया बनी तो विरोध कहां हो रहा है, यही सवाल का जवाब देता हूं। और जवाब यह है कि इस बार जितने भी लोग मुखिया के चुनाव में खड़े हुए थे मदना पंचायत से, उसमें सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा और सबसे ज्यादा वोट लोगों ने दिए अफसाना खातून को। और यहां तक कि अफसाना खातून अंधरा थाली में जितने पंचायत है, उस पंचायत में जितने भी मुखिया ने चुनाव लड़ा था, तमाम मुखियाओं में सबसे ज्यादा वोट से अफसाना खातून पति वसीम अहमद जीती थी। आपके सवाल का जवाब आ रहा है कि अफसाना खातून माननीय मुखिया पति वसीम अहमद का विरोध क्यों नहीं होता है। देखिए साहब, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, और जब राजनीति करने के लिए लोग आता है तो राजनीति की समझ होनी चाहिए। और राजनीति की समझ ये कहती है कि पब्लिक ने जिस पर भरोसा करके जिताया है, इसका कुछ इंतजार किया जाए कि वो कैसा काम करता है, कैसा। पब्लिक ने वोट देकर जिताया है, पब्लिक के चलते, पब्लिक की मान मर्यादाओं के सम्मान के चलते पब्लिक का अनादर ना हो जाए, पब्लिक के द्वारा लिए गए फैसले पे सवाल खड़ा करना यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि कब पब्लिक का दिया हुआ समय चले जाए। 21 में अफसाना खातून मुखिया बनी और ये 24 है, 3 साल जा चुके हैं। अब मुखिया अफसाना खातून ने पति वसीम अहमद ने चाहे अच्छा काम किए हुए इन 3 सालों में या बुरा, अच्छा तो मुझे दिखता नहीं है। अगर अच्छा है तो अफसाना खातून माननीय मुखिया से निवेदन करना चाहेंगे कि आपने पंचायत में जो अच्छे काम किए हैं उनका लिस्ट भेजिए। आपके बुरे कर्मों का लिस्ट, आपके भ्रष्टाचार का लिस्ट मेरे पास है। तो मेरे पास भ्रष्टाचार का लिस्ट है और 3 साल हो चुके हैं, पर्याप्त मौके मिल गए आपको कुछ कर दिखाने के। अब शुरू होगा असल विरोध। और असल विरोध से मतलब क्या होता है? असल विरोध से मतलब ये होता है कि जब चुनाव नहीं हुए थे और मदना पंचायत युवा संगठन यानी कि सरफराज अहमद विपक्ष की भूमिका में था और उस समय एक भी वोट मुझे नहीं मिले थे, एक भी वोट नहीं मिले थे, तब विपक्ष ने आकर के मैंने गरीब मजदूर और पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार पर आवाज उठाया। इस बार तो चरण स्पर्श है जमैया बाजार के लोगों को। जिस दिन आप चाहें जमैया बाजार के गरीब मजदूर, नौजवान, किसान, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान, जिस दिन आप चाहें कि सरफराज अहमद का सर किसी गरीब मजदूर के सामने झुकेगा, आप सिर्फ एक मैसेज कर देना। जमैया बाजार के गरीब मजदूर, नौजवान, उन तमाम के लिए अगर अपना सर झुकाना पड़ा तो बिना किसी के कहे गरीबों की चौखट पर अपने सर को जाके पटक दूंगा, क्योंकि आपका ऐसा इंसान है। आपने ऐसा कारनामा कर दिया, ऐसा कारनामा कर दिया कि अच्छे अच्छे और खड़ाने लगे। हवा तेज नहीं है लेकिन कुर्सियां ऐसे डोल रही है, ऐसे डोल रही है, ऐसे डोल रही है कि लग रहा है कि कहीं इस बार जनरल कैटेगरी बदल गया और अति पिछड़ा का सीट आ गया तो कभी पता नहीं कौन से तूफान में कुर्सियां उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलने वाला है। लेकिन याद रखे वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार की कब्रगाह बना रखी है मदना पंचायत में, उनको कहना चाहता हूं
नोट कीजिए, अपने बच्चों के हाथ में कॉपी कलम किताब दीजिए और चयन लिखिए सरफराज अहमद का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों और नरसों नहीं तो सरसों। एक दिन आएगा जब भ्रष्टाचार की उस कब्र को खोदूंगा और वादा करता हूं भ्रष्टाचार की कब्र को जब भी खोदूंगा कुछ निकालू न निकालू छोटे छोटे कंकाल। आप देखते हैं ना, किसी को दफना दीजिए और 4 साल 6 साल बाद फिर इंतकाल करिए, आप उनका कब्र खोदने जो लोग जाते हैं हम मसले चालू जाते हैं, उनको पता होगा तो कभी कभी हड्डियां मिलती है, छोटी छोटी हड्डियां निकलती है। यही कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों और नरसों नहीं तो सरसों। जिस दिन भी भ्रष्टाचार की कब्र खोदूंगा अपने हाथ से कुछ निकालू ना निकालू, अगर इतना बड़ा भी कंकाल निकाल लिया ना बस, इतना बड़ा भी कंकाल, तो उसी कंकाल से जादू का ऐसा खेल दिखाएगा कि जिंदगी में कभी भी जादू के ऐसे खेल आपने नहीं देखे होंगे। लिख के रखिए, इन सब चीजों को लिख के रखिए। एक और चीजों को जो लोग बनाना धमकाना चाहते हैं, नहीं चाहे किसी भी दम पे, उन लोगों को कहना चाहता हूं, नगरा पंचायत के मुखिया श्रीमती अफसाना खातून को भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगरा पंचायत, भ्रष्टाचार मुक्त नगरा पंचायत हमारी मांग ही नहीं, हमारी जिद भी है। क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त नगरा पंचायत हमारी सिर्फ मांग नहीं है, मांगने का मतलब बोलना, जिद है। मांग कब तक है? जब तक सरफराज अहमद विपक्ष में खड़ा है तब तक भ्रष्टाचार मुक्त नगरा पंचायत हमारी मांग है। जिस दिन पंचायत के लोगों ने सत्ता में ला दिया उस दिन भ्रष्टाचार मुक्त नगरा पंचायत हमारी जिद होगी और हमारी जिद को जग देने वाले बहुत कम होंगे जो हमारी जिद को जग दे सके, हमारी जिद को जग दे सके। इसीलिए भ्रष्टाचारियों से कहना चाहता हूं पूरे नगरा पंचायत में, चाहे छोटे भ्रष्टाचारी हो या पिछले भ्रष्टाचारी हो या भ्रष्टाचारियों के सरदार हो, उनको कहना चाहता हूं कि जब तक विपक्ष में हूं मांग है आपके भ्रष्टाचार पर आवाज उठाता रहूंगा और जिस दिन सत्ता में आऊंगा वो जिद दिखाऊंगा भ्रष्टाचार मुक्त नगरा पंचायत की और उसकी कोई जद नहीं होगी। और जब ऐसे नहीं होगी, कितने ऐसे होंगे जो अपनी नदियों से अपने नहीं जहां रहते हैं वहां से यहां तक कि कह दिया जाए तो कोई बुरा नहीं हुआ, डोली में भी रहने वाले लोग कब हवालात में जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर शिकारी आप हो तो थोड़ा शिकार करना मैं भी जानता हूं, लेकिन अपने कर्कश से तीर तब तक नहीं निकालता हूं जब तक पूरी तरीके से निशाना साध नहीं। तो आज कितना ही कोई डरा दे, धमका दे, गाली दे दे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डरने वाले करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जिस दिन मेरे करने का नंबर आएगा उस दिन का नजारा जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे देखेंगे वो नजारा, ये बच्चे वो नजारा देखेंगे। नहीं तो नगरा पंचायत किसी का गुलाम नहीं है। अगर दिन दहाड़े शमशान, कब्रिस्तान, धार्मिक स्थान और यहां तक कि खेल के मैदान में भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत आपको है तो आपको जेल जाने की भी इजाजत न्यायालय ही देगा, लेकिन दूर नहीं है। इसीलिए कहना चाहता हूं कि छोटी मस्जिद के तालाब में छठघाट के निर्माण के नाम पर जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का जो प्रावधान है, जमुना बाजार के कब्रिस्तान के नाम पे जो भ्रष्टाचार के प्रावधान है, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके इन तमाम चीजों को संशोधित कर दीजिए।
वरना संसाधन लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात बार बार हर बार माइक से किसी प्रोग्राम में क्यों कह देता हूं, क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार का हिसाब लेने के लिए मदना पंचायत के भ्रष्टाचार का हिसाब लेने के लिए आऊंगा, तब जमेला बाजार के कोई भी लोग नहीं कहेंगे हुआ न किया कौन सा नहीं करना कि आदमी भी चुके होते बोलवा तो कहीं कत से कहे छे कि मस्जिद का तालाब में छोटे भक्त का निर्माण का नाम प्रावधान छे। बोलवा तो कहीं से कहे छे कि जमेला बाजार का कब्रिस्तान, अरे मदना पंचायत के लिए रहो, तुमको कब्रिस्तान भी नहीं दिखाई दिया। मुखिया अफसाना खातून तक ये आवाज पहुंचाओ और इसको कहो कि सरफराज अहमद ने ललकारा है, सरफराज अहमद ने चुनौतियां दी है कि अगर आपको भ्रष्टाचार करने से कोई नहीं रोक सकता है, तो इस भ्रष्टाचार पर बोलने से, इस भ्रष्टाचार का उजागर करने से सरफराज अहमद को भी कोई नहीं रोक सकता है। ये मैसेज पहुंचना चाहिए अफसाना खातून तक। और मोहतरमा अफसाना खातून, एक बात और कान खोल करके सुन लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए और जो लोग मदना पंचायत में जिनको भी आप मुखिया बना करके बढ़ाते हैं, उनको भी सुना दीजिए कि अब 3 साल पंचायत के फंड में जो 3-4 करोड़ रुपए का प्रावधान आपके हाथ में आया है, उसके साथ आपने क्या नुकसान किया है, उस नुकसान का हिसाब देने का समय आ गया है। तो सवाल की ऐसे बौछार करूंगा मदना पंचायत के भ्रष्टाचार पर, सवाल के ऐसे बौछार करूंगा कि सवाल सुन के छेद हो जाएंगे भ्रष्टाचारी के जिस्म में। सवाल ही ऐसा होगा क्योंकि अब हिसाब लेने का समय आ गया है। और मैं वैसा नेता नहीं हूं कि खाली चुनाव के समय में आया और हो किया, नहीं। वैसा नेता नहीं हूं कि खाली चुनाव के समय में आया और हो किया, नहीं। जहां भी रहूं डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने पंचायत के आवाज को, अपने पंचायत में हुए भ्रष्टाचार पर बोलता रहूंगा तो बोलता रहूंगा। आज नई की स्थिति में लीजिए, भ्रष्टाचार की लिस्ट लगी है। और आपको एक और बात बता देते हैं, आपके मदना पंचायत की मुखिया श्रीमती अफसाना खातून सरफराज अहमद के जागरूकता से डर नहीं है। अब आप बोलिए, अगर बोलिए कैसे डरी होंगी, कैसे डरी होंगी? पूछिए, सवाल पूछिए कि कैसे भ्रष्टाचार के सवाल पर वर्तमान मुखिया श्रीमती अफसाना खातून डरी होंगी। मैं बताता हूं, जो लड़के पढ़े लिखे हैं कौन खोल करके सुने, जिनके पास स्मार्टफोन है वो भी काम खोल करके सुने। अपने मोबाइल में 3 ग्राम स्वराज का एप्लीकेशन यानी ऐप डालो और मदना पंचायत का विकास का ब्यौरा देखो, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा पहले योजनाओं के नाम में ये लिखे जाते थे कि ये योजना मदना पंचायत के इस वार्ड के लिए है, ये योजना मदना पंचायत के इस वार्ड के लिए है, ये रोड मदना पंचायत के इस वार्ड के लिए है। और मुखिया अफसाना खातून को सरफराज अहमद का डर इतना सताया कि अब खाली लिख दे रही है ये रोड कहाँ रोड 1 नंबर से 14 तक में कहाँ ये नहीं लिखेंगे, खाली रोड और इतना लाख, किस बात में कितना ये भी नहीं लिखेंगे। ये डरे क्यों निकला? मुखिया जी डरे क्यों? ये डरे इसलिए क्योंकि उनको पता था कि कोई बोले ना बोले, बोलबो ले और बोलबो ले, बोलबो भी ले और बोलबो भी ले। ये सरफराज अहमद बोलेगा ही तो मुखिया अफसाना खातून को लगा कि झंडा फोड़ कर देगा। ये झंडा फोड़नी करने के लिए तो आए हैं लोगों को। अरे चांद की जो
जोखिम में डालनी पड़ती है जागरूकता के लिए, जानकारियां ढूंढ करवानी पड़ती है जागरूकता के लिए, और जागरूकता के लिए अपनी जमीन के सौदा को बंद करना पड़ता है। जागरूकता के लिए अपने जमीन और अपने ईमान को बचाना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम है। इसीलिए जो लोग उर्दू लाइन से दीनी किताब पढ़े हैं उनसे पूछिए, इस्लाम का फैलाव ही किसके दम पे हुआ, किसके दम पे होता है, किसके दम पे फैलता रहेगा, चलता रहेगा? सिर्फ बड़े बड़े मौलानाओं से पूछिए, बड़े बड़े आलिम दीन से पूछिए, तो वो कहेंगे कि बेदारी ही इस्लाम की बुनियाद है। क्या है? बेदारी। और बेदारी उर्दू है, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? बेदारी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? अंग्रेजी। तो बेदारी कोई मामूली काम नहीं है। बेदारी काम करने का जिम्मेदारी सबसे बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं उनका है। वो आपको क्या बेदारी करेंगे? ये आपको कभी बताते हैं चाय दुकान पे कि इसकी पढ़ाई में ये चंदा हुआ है, ये आपको बताते हैं? नहीं। आपको क्या बताएंगे? कत्तू पैसे चाहिए, कभी पैसे चाहिए, खबर से क्षमा करेंगे कि अगर से तुरंत चेंगे क्यों करते हैं? आप सोचिए क्योंकि ये आपको भुला देना चाहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। ये आपको भुला देना चाहते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए हमारे गांव के गरीब मजदूर लोगों ने, हमारे गांव के परिवारों ने चंदा दिया है। ये बुलाना चाहते हैं आपको, ताकि आप ये मान लें कि यह अमीर थे, यह पैसा का चक्कर में नहीं रहा करे थे। ये बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको चाहे बुलाने की कितनी कोशिशें कर ले। मैं गरीब का बच्चा हूं, नीम का औलाद हूं। क्या हूं? नीम का औलाद हूं। और जब तक गरीब मजदूर और जब तक ये लोग में ताखे चल रहे होंगे, तब तक ये गरीब का बेटा, तब तक ये नीम का औलाद, गरीब मजदूर, नौजवान, महिला, पूरे जनता पंचायत में जितने हैं उनके लिए काम करूंगा, करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शुरुआत, हमने अपनी जागरूकता की शुरुआत, हमने अपनी राजनीति की शुरुआत खून चीजों से नहीं किया। अपने यहाँ नेता लोग कैसे बनता है? जो नेता जितना ज्यादा खून चीजों, आप देखिए वो चिपचिपा नेता रहता है, नहीं चिपचिपा नेता है छोटे स्तर पर, खून चूसते 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 वो आगे जितना खून चूस लिया जिस नेता ने, वो उतना अवैध हो जाता है। मैं खून चूसने वाला नेता नहीं, खून देने वाला बेटा हूं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। नहीं, आप एक और उदाहरण बताता हूं। चलिए, उदाहरण कई बात आई है तो एक और उदाहरण देता है। जितने लोगों को पता है कि मस्जिद के इमाम पर झूठा एफआईआर हो, अगर कोई भी मतलब पंचायत का है और ये कह दे कि मस्जिद के इमाम पर झूठा एफआईआर हुए या नहीं हुए, सब कहेंगे कि हाँ हुए। लेकिन इमाम के ऊपर हुए एफआईआर को लेकर सबसे ज्यादा जो आवाज पर बुलंद उठाने की कोशिश की, वो सिर्फ और सिर्फ मदरा पंचायत युवा संगठन के अध्यक्ष ने सरेआम की। और जो लोग एफआईआर की वकालत कर रहे थे उनको भी जवाब दिया कि ये जमैला बाजार में एफआईआर का खेल नहीं चलने दिया। अगर एफआईआर की साजिश में जमैला बाजार को घसीट लिए तो जमैला बाजार के जो सबसे अवरोध नेता है, अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाए, चाहे जो भी जमैया बाजार का सबसे अवरोध नेता है, भ्रष्टाचार की चूल है, उसको बहुत पहले से जाना पड़ेगा। अगर हमारे जमैया बाजार को एफआईआर की चपेट में लेने की कोशिश की, इसलिए वो राहुल की
एक FIR हुआ, सही या गलत आप सोचिए, आप समझिए। मैंने किसी पर FIR किया, सही या गलत, तो एक FIR में कम से कम 4-5 लोगों का आदमी नाम दे। आखिर जो है इमाम पर झूठा FIR भेजे तो कम से कम 5 जने का नाम छोड़िए, और जब तोड़ा पर FIR भर देना तो जे सब थाना में जाने वाला ही होता है, वो कहेगा दूसरा भी FIR करा, तुरंत काउंटर करवा दो, तुरंत काउंटर करवा दो। और जैसे ही काउंटर हुआ तो एक आदमी ने FIR किया, सही या गलत, 5 आदमी मुद्दा है, दूसरा भी करेगा तो 5 आदमी नहीं मुद्दा बनाएगा। मतलब एक FIR में 10 आदमी मुद्दा है, और 10 आदमी निकाले का मतलब 10 परिवार मुद्दा है। और अगर पूरी बस्ती में 20 FIR कर दो तो पूरा बस्ती FIR की चपेट में आ जाएगा। जमैया बाजार में FIR का खेल नहीं चलने दूंगा, चाहे FIR के सरकार को वर्षों पहले जेल नहीं बनाना पड़े, लेकिन अब इमाम जैसी शख्सियत पर आज कितने तारीख है, 15, और इमाम पर झूठे FIR के आज कौन सा दिन है, आज लगभग 30वां दिन है। कितना? 30वां दिन इमाम पर झूठे FIR के 30वां दिन हो गया। एक दिलचस्प कहानी बताओ इसी FIR की, आप मन में ही जवाब देना, आप बोलना नहीं। एक दिलचस्प कहानी बताता हूं। जिन लोगों ने इमाम पर झूठा FIR किया, अगर FIR करने वाले का किसी भी तरीके से संबंध मुझसे रहता, मान लो मैं उसका रिश्तेदार हो गया, मैं उसका दोस्त हो गया, उसके साथ उठने बैठने वाला हो गया, खाने पीने वाला हो गया, तो आप यकीन मानो, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जो लोग अपने ईमान का और जमीन का सौदा कर चुके हैं, वो घर घर जमैया बाजार के जाता और कहता, देखी इन्हें क्या को भैया ईद करने को खाया, यह कहाँ गए ईमान बेचने वाले, कहाँ गए जमीन बेचने वाले, आओ जमैया बाजार की जगह पर और बताओ कि किसने ईमान पर दूसरे का लाभ लगाए और असल जी मेरा कर्म है, बताओ। अगर आज सरफराज अहमद झूठा FIR करने वाले के पक्ष में होता तो ईमान और जमीन बेचने वाले लोग हिंदुस्तान को तो जो मैया होते, जो चाची होते, जो दादी होते, ओकरों को अपना जमीन बेचने वाला लोग, ईमान का सौदा करने वाला लोग यह जो करे सोचते। अच्छा दिलचस्प बात करो, किसी ने मुझे कहा कि ये लड़ाई युवा संगठन की है, इमाम के FIR की लड़ाई का संबंध युवा संगठन से जोड़ दिया जाता है। सब करो। और एक और चुनौती देता हूं मोबाइल पे, खुदा की कसम, चाहे तो मोबाइल में मुझे लाइव चल रहा है, सरफराज अहमद के कार्यकाल में, सरफराज अहमद के कार्यकाल में पूरे योजना पंचायत के इमाम पर, किसी भी इमाम पर झूठा FIR किया जाएगा। जैसे ये FIR हुए थे, FIR करने वालों को रोड पर बांधूंगा और खुद अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करेगा कि इसको जल्द हो जाए, यहां से हवालात ले जाए। ऐसे नहीं चलने वाला है कि आवाम पर भी FIR करो तो भी मजा, इमाम पर भी FIR करो तो भी मजा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कतई नहीं चलेगा। जो लोग समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोग समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ना, उनके खिलाफ भी बोलना मेरा धर्म है। तो मैं सरफराज अहमद, अभी आप लोग सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं पंचायत की योजनाओं के क्यों नहीं बोलता हूं। मैं नगरा पंचायत के जो वोटर है पूरे पंचायत के, उन लोगों का सम्मान में मुखिया को समय दिया था कि करिए और अच्छा काम करिए, लेकिन मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, किसमें लिप्त हो गई, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। तो अब मुखिया के भ्रष्टाचार के पन्ने को खोलने का समय आ गया है। और मैं महिलाओं को भी कहना चाहता हूं, आजकल आप लोगों के पास भी स्मार्टफोन है, वीडियो कॉलिंग वाला, हर जुम्मा को मैं
हूँ, महिलाओं को बोल रहा हूँ, मेरी दादी, मेरी चाची, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी मौसी, जितनी भी महिलाएं हैं मेरे गांव की, सबको कह रहा हूँ, आप लोगों के पास भी बड़का फोन है, जगह कैसे बड़का फोन है, जुम्मा को हर दिन फेसबुक पर आके, हिंदुस्तान में कहीं हुआ तो भी जुम्मा का फेसबुक पर आकर के आपकी भलाई की बात आपको भी नीता गया है, सरकारी योजनाओं के नाम पर उसकी बात करूंगा, आप जुम्मा याद रहेगा नहीं, जे नमाज पढ़ा वो लोग गए थे, वो लोग को જાય છે, वो लोग જાય છે જે 7 दिन नहीं छे तो जुम्मा का आवे छे आ नहीं जुम्मा का राइतो में अपन बच्चा का, अपन परिवार का, अपन रिश्तेदार का ककरो कहियो कि हो कहीं लोग भाभी का जरा नहीं बेटा का जरा फेसबुक लाइव सुनाओ आज क्या हुआ है, अगर डालिए आपको मजा आएगा। औरतों को बढ़ा करके ही सारे मर्द को नौकरी कमा रहे हैं, यहाँ पे जितने बच्चे हैं या तो बेरोजगार हैं या जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी नौकरी वाले हैं या बच्चे पढ़ने वाले हैं, जितने भी हैं नौजवान कर्रा नौजवान सारे के सारे मजदूरी करने के लिए हैं। यहाँ पर उनके घर की माँ है, उनकी बहनें हैं, उनकी बीवियां हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी बच्चियां हैं, इन्हीं लोगों को जाल में फंसा लेता है। कभी इसके नाम पे कितना लोग ये भी कह देता है एकरा साले जो भी अगर दम है तो मेरे सामने बोल में लिखाओ, चाय दुकान पे नहीं, जिस तरीके से चाय दुकान पे चौक पे बोलने से अच्छा है कि माइक पे बोले, और अगर माइक लगाने का माइक पे बोलने का हिम्मत नहीं है नहीं तो मैं माइक का व्यवस्था करूंगा, लेकिन माइक पर बोलो। शुरुआत रक्तदान से किया है, नहीं आज कल की कहानी आपको सुनाता हूं। 2 दिन पहले की वार्ड नंबर 10 के हमारे दोस्त हैं, उनके बहन को ऑपरेशन हुआ था, वो मधुबनी में एडमिट थी। मुझे कहा कि भैया डॉक्टर बोल रहा है कि 1 यूनिट ब्लड लगेगा, ऑपरेशन कर दिए है, लेकिन पेशेंट बहुत सीरियस है, तो 1 यूनिट ब्लड 1 डिब्बा खून दिए पड़ता, नहीं तो हर पेशेंट गड़बड़ा देता। अब किसी को डॉक्टर खून की बात कहते तो आदमी का खून सूखने लगता है। अगर तोहार कोई पेशेंट भर्ती छा आ डॉक्टर को लड़का की खून लगो, खून का व्यवस्था करना तो आदमी का खून सूखने लगता है। लेकिन आपका योग्यता आपको भी बनाने खून के लिए कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता है, कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता है। परसों की बात है, मुझे कहा गया कि एना मधुबनी में खून की जरूरत है, तो कहीं न कहो तो हमने अपने लड़कों को कहा, ए भाई यही लगता है, देखिए फोकस करेंगे, यही लगता है भैया मेरा कुछ होने को नहीं पंजाब फूल लेने के लिए, लेकिन क्या भैया कुछ होने को नहीं बोला, कुछ होने को देगा, कहा कुछ नहीं होगा, जितना गरीबों के लिए खून बहाओगे खून तुम्हारे शरीर में बढ़ जाएगा। डॉक्टर भी तुमको मना नहीं करेगा, कोई डॉक्टर नहीं मना कर सकता है। और ये बच्चा जब ये रोड पे चलता होगा तो मैं सबकी बात पे नहीं जाता हूँ, लेकिन कितने लोग कहते होंगे कुत्ते बदमाश छोड़ा, और इसी को देखिए, इसी के बारे में कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कुत्ते बदमाश है, आवारा तो नहीं है, लेकिन जब आपके गांव के लोगों को खून का जरूरत पड़ा, ऐसे ही ऐसे उनको खून देने के लिए तैयार होते हैं, खून खींचने वाला बेटा नहीं आएगा, ऐसे ही होते। और किसी को खून की जरूरत नहीं, आपको यह सलाह देता हूं, खुदा की कसम पश्चिम की तरफ घूम के खाता है। अगर आपका वजन 50 किलो है, आप मर्द हैं या औरत हैं, कोई भी है,
अगर आपका वजन 50 किलो है, आपके घर में ब्लड की जरूरत लगती है, तो आप ही ले लीजिए, कुछ नहीं होता है। अभी तक 11,000 लोगों को ब्लड दे चुका हूं। कितनी बार? 11,000। अब देखिए आपके सामने कितना तंदुरुस्त हूं, स्वस्थ हूं, मस्त हूं। क्यों? क्योंकि रक्तदान लोगों को खून देना नहीं है, उसको जीवन दान देना है। और कोई व्यक्ति अगर किसी को जीवन दान दे देता है तो उससे बड़ा पुण्य का काम क्या लेंगे दुनिया में? आपको लोगों ने तो बता दिया हो पैसा से क्या लिए कथा से लगे है, लेकिन गरीबों को कहता हूं सुनो, ईमान बेचने वाले, जमीन का सौदा करने वाले, ये लोग आपको कभी बताओ, जो बात मैं भी बता रहा हूं, कान खोल करके सुनिए। और अगर कोई ये काम कर रहे हो तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, काम को 5 सेकंड के लिए रोकिए, काम को रोकिए और काम को अपने बेटे की तरफ लाइए। अपने काम को रोकिए और अपने काम को अपने बेटे की तरफ लाइए, क्योंकि मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं बताएगा। मेरे बारे में जबरदस्ती की बुराइयां आप जितनी ले लो, गवाह है कोई जमैया बाजार में कि चाहे कितना पैसा हो गया मेरे को, पैसे के दम पर किसी गरीब का गला लगाया हो? कभी नहीं। पैसे के दम पर किसी गरीब को धमकाया हूं? नहीं। पैसे के दम पर गरीब को नहीं धमकाता हूं। जो सरकार है गरीब को लूटने वाले, उसको जरूर धमकाऊंगा, गरीब को कभी नहीं, कभी नहीं। तो मैं बता रहा था वो बात, और वो बात ये है कि आपको हमारी बुराई घरे घरे घुमाने देंगे। जो इस प्रकार के लोग हैं घरे घर घुमाएगा, लेकिन आप पूछता हूं मैं अपने गांव की तमाम औरतों से, हमारी माँ से, हमारी बहन से, हमारी भाभी से, हमारी दादी से, हमारी काकी से, हमारी मौसी से, हमारी बीवियों से, तमाम औरतों से पूछता हूं कि जिस दौर में ब्याज में लोग कब्र में डूब गया है, ब्याज में इतना दबा लिया है कि रात को नींद नहीं आती है, इसी दौर में आपका बेटा ब्याज से कैसे निजात दी सके लोगों को, ये काम कर रहा है। आपको पता है? आपको पता है? आपको नहीं बताया है? नहीं, मैं बताता हूं। अभी तक मदना पंचायत युवा संगठन ब्याज मुक्त विवाह अभियान एक में चला रहा है। मतलब गरीब के बेटी तो ब्याज हो लगे वाला जो पाई है ब्याज पर नहीं लाना पड़े, वो अभियान चला रहा है। और ये क्यों चलाया, वो भी कहानी बताता हूं। जब मैंने देखा कि मेरे गांव के गरीब लोग मेरी बहन की शादी करने के लिए, मेरी बेटी की शादी करने के लिए, जब गरीब मजदूर अपने बेटी बहन की शादी करने के लिए ब्याज में इतना दब दिया कि उन्होंने अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को खर्च की वजह से, कितने लोग ऐसे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सिर्फ ब्याज इसका जिम्मेदार है। इसी ब्याज की वजह से हमारे गांव की बेटियां, हमारी बहनें इसी ब्याज की दवाओं से बाहर जाने लगे, बाहर परिवार बसाने लगे, अपनी वाइसी को छोड़ दिया, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को सुख दुख में छोड़ दिया। मैंने सोचा कि क्या कर सकता हूं इस बस्ती के लिए। अपने कमा करके अगर करोड़ रुपए महीने भी कमाओ तो इस बस्ती का भार नहीं उठा सकता। मैंने कहा कि मैं वो चिड़िया हूं, मैं वो चिड़िया हूं कि जब जंगल में आग लग गए तो पूरा जंगल दे रहा था, तो जंगल के सारे जानवर उस आग के डर से, उस आग की लपेट से जंगल से दूर भाग रहे थे। जंगल में आए लोग गिरा भाग। मैं वो चिड़िया हूं जो जंगल से भागा, लेकिन अपनी चोंच में पानी लेकर के खूब ऊपर से जाके एक चोंच पानी छोड़ देता, तो जंगल के बड़े बड़े जानवर, हाथी, घोड़ा, भालू, चीता, कहता है कि एक चिड़िया पूरा जंगल में आग लगा हुआ है, तुम्हारे एक चोंच पानी से ये आग कैसे बुझेगा? हंसने लगे उस चिड़िया पर।
मजाक उड़ाने लगे, झूठी बातें फैलाने लगे। फिर इस चिड़िया ने कहा कि साहब, ये जो तुम का पानी में डाल रहा हूं इस आग पर, वो सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूं एक छोट में पानी से जंगल की आग बुझेगी नहीं, लेकिन जमैया बाजार का, मगरा पंचायत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सरफराज अहमद का नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि नाम आग बुझाने वालों में चाहिए, आग लगाने वालों में नाम नहीं जाना चाहिए। इसलिए कोशिश कर रहा हूं और ब्याज मुक्त विवाह अभियान चालू किया हूं। जिस बात का जिक्र आप दुनिया के किसी भी मौलाना, बड़े बड़े उलमाए दीन, हिंदुस्तान के बाहर से भी उलमाए दीन को लाइए और उसको कहिए कि एगो गांव छे आ उ गांव का कुछ लड़का गरीब मजदूर बेटी का जो बियाह है बियाह में 50,000 रुपया नहीं छे बिना बियाह हुआ। इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं धरती पर। पूछिए किसी भी मौलाना से कि क्या किसी गरीब की बेटी के शादी में बिना बियाह में पैसा पहुंचाने से सवाब होगा कि बिना होगा? ये तो ऐसा सवाब है भाई कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे हजर में लिखा जाएगा और हो सकता है कि अल्लाह लिखते रहेगा। वो काम कर रहा हूं। 7 लोगों को आपकी बस्ती पर मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं हमारे गांव की महिलाओं को कहना चाहता हूं, आप महिला बाजार में पता कीजिए कि कौन ऐसे 7 लोग हैं जिनको युवा संगठन में 50-50 हजार, कितना 50-50 हजार बिना ब्याज के दिए हैं। 3.5 लाख गरीब का तो खून से लेते हैं। 50 रुपए भी गरीब से चाहिए तो वो लूट लेता है, तो 50,000 पैसे देगा। इसीलिए मैंने कहा खून चूसने वाला नेता नहीं, खून देने वाला बेटा हूं। और ये सब बात याद रखिए और जिस दिन साबित कर दीजिएगा कि नगरा पंचायत में सरफराज अहमद के अलावा नेता बनने के लिए किसी ने समाज के लिए इतनी अच्छी अच्छी कोशिशें की होगी, आज नेता भी नहीं छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक साबित नहीं हुआ तब तक गरीब के लिए लड़ता रहूंगा, जूझता रहूंगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, चाहे 15 साल लग जाए, लेकिन गरीब के लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने गांव के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक का किया हुआ एक काम भी आपको पसंद आता हो तो जब भी ये नाम सुनिए तो अपने दिल में अल्लाह मांगिए कि या अल्लाह, अगर इसकी नीयत, इसकी नीति और इसकी कोशिश समाज के लिए सही है तो उसकी हिफाजत करवाना, इसको कामयाब करना, ताकि ये गरीब का बेटा एक दिन गरीब का मसाल बनकर गरीब के लिए मिसाल कायम करने लायक बन जाए। ये दुआ करना, ये दुआ करना, क्योंकि बदला करने वाले लोग बहुत हैं। दुआ करने वाले वो एक गरीब की दुआ और 100 अजोड की बदुआ, एक गरीब की दुआ और 100 अजोड की बदुआ। खुदा की कसम, उस एक गरीब की दुआ के सामने 100 अजोड का बदुआ और उसकी साजिश को अल्लाह भूल नहीं करता। इसीलिए कहता हूं कि अगर आपको एहसास रहे, आपको विश्वास रहे, मेरे बारे में पता कीजिए, मैं आपका नेता बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं बेटा बनने के लिए आया हूं। और इस बेटे का एक भी काम पसंद आ गया हो, एक भी कोशिश पसंद आ गई हो तो बस वकील से जब भी मेरा नाम कहीं भी आए कहीं भी सुने, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, हे अल्लाह, मैं तो अजोधों के सामने इसके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मैं दिल से इसको दुआ देता हूं। देखिए चमत्कार,
और यही चमत्कार की वजह से सिंहासन डोल रहा है, कुछ बोल रहा है। क्या हो रहा है? सिंहासन बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। और वो क्या क्या बोल रहा है, वो आने वाला समय बताएगा कि क्यों बोल रहा है और क्यों कुछ कुछ बोल रहा है। मैं आपका बेटा हूं, वादा करता हूं आपसे पूरे पंचायत से कि जब कभी भी आपको मेरे ऊपर कोई सवाल आए, आराम से आप फोन कीजिए, चाहे मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कुछ भी आपको मेरे बारे में सुनाई दे, अच्छा या बुरा समझना चाहते हो, आप फोन कीजिए। और इतिहास गवाह है, खास करके विरोधी वाले जितने हैं उनसे पूछ लीजिए कि अगर उन्होंने फोन किया है और मैं कहीं नहीं करी हूं, फोन नहीं उठाया हूं, तो घर में फोन किया हूं, मैं आपका हूं, आपके लिए हूं। आपने भी आज जो ये इस काबिल बनाया है, किसने बनाया है? सिर्फ सिराज मुकादम ने ये बनाया है। ये सिराज मुकादम भी काम खोल करके सुने, ये सिराज मुकादम भी काम खोल करके सुने कि ये सरफराज अहमद सिर्फ उनका बनाया हुआ नहीं है, उनके घर की जिम्मेदारियां थी। चाहे एक भाई होने के नाते अपने भाई को पढ़ाना, एक बड़े होने के नाते अपने माँ बाप का ध्यान रखना, एक बड़े होने के नाते अपने बहन की शादी करवाना, एक बड़े होने के नाते अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा आशियाना बनाना, तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर चुका है। और सिर्फ सिराज मुकादम का एहसान नहीं है मुझ पर, इस गरीब किसान का भी एहसान है। इसीलिए आपके लिए कोशिश करने आया हूं, 2019 से कोशिश कर रहा हूं। और जब तक कामयाबी न मिल जाती है, तब तक गरीबों के लिए कोशिश करना चाहता हूं, दिल से करना चाहता हूं, बिना अपना जमीन अपना ईमान में से करना चाहता हूं और करता रहूंगा। आजादी के इस मौके पर जश्न मनाइए। देखिए, हम लोग ईद बड़े अच्छे से मनाते हैं, लोग होली भी अच्छे से मनाते हैं, लेकिन अफसोस होता है, बहुत अफसोस कि हम जो हमारे संविधान की देन है, आजादी का दिन है, छुट्टियों में गुजार देते हैं, लेकिन कितने लोग तिरंगा को छूते भी नहीं है। मेरे जैसे लोग तिरंगा को छूते नहीं है, चूम लेते हैं। क्या करते हैं? छूते नहीं है, तिरंगा को चूम लेते हैं, क्योंकि यही हमारे मुल्क का परचम है। लोग आपको हरा कलर के पीछे लड़ाएंगे, कोई आपको भगवा कलर के पीछे लड़ाएगा, कोई कहेगा कि भगवा झंडा उठा लो, कोई कहेगा कि हरा झंडा उठा लो। मैं कहता हूं कि दोनों को छोड़ दो, तिरंगा को उठा लो, क्योंकि दोनों ओर से इसमें हरा भी है और भगवा भी है। नहीं, इसीलिए हरा भगवा के पीछे नहीं भागना है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है, हिंदुस्तान की बात करनी है। और कुरान कहता है कि मुल्क से गद्दारी करने वालों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मुल्क से गद्दारी करने वालों को अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, आजादी का ये दिन है, छोड़ो हरे को, छोड़ो भगवा को, उठाओ तिरंगे को, क्योंकि यही हमारे देश की आन शान मान अभिमान स्वाभिमान है। और जब तक ये तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, तब तक दुनिया का कोई ताकत हिंदुस्तान के जमहूरियत को टच नहीं कर सकता है। करने वाले कितने आए और हवा नहीं के चले गए। इसीलिए खुशियां मनाइए, अपने अधिकारों पर ध्यान दीजिए और हाथ जोड़ के कहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाइए, कम से कम पढ़ाइए, क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है कि किसानी करके आप जीवन यापन कर लोगे, आपके पास पैसा नहीं है कि आप रोजगार करके जीवन यापन कर लो। लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़ लेंगे तो आप गरीबी से निकल सकते हो। मैं जीता जाता उदाहरण हूं, घर भी नहीं तो हम लोग बड़ा हुआ, घर भी नहीं खा जाने के लिए सिर्फ पढ़ाई में थोड़ा सा आगे ला दिया, सिर्फ
नहीं बचा सकता है। इसीलिए जितने बच्चे सुन रहे हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हारे भाई, तुम्हारे दादा दादी, चाचा चाची, खाला खाली, मूसा मूसी, फूफा फूफी, कोई भी अगर तंगे से मना करे तो बोलना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा। अच्छा, एक अजीब बात बना के अपनी बात खत्म करता हूं जो मैं भूल। और ये मदना पंचायत नहीं, अंधराठारी प्रखंड में आपके गांव की बेटी ने ऐसा झंडा ला दिया है, ऐसा झंडा ला दिया है कि अंधराठारी प्रखंड में कोई बेटी में इतना दम नहीं है कि आपकी बेटी द्वारा, बेटी बेटा नहीं, बेटी द्वारा गाने गए झंडे को उठा गई। आपको पता है? नहीं पता, वो बताता हूं। सलाउद्दीन कैसे जियाउद्दीन, ये मेरे दोस्त सलाउद्दीन की बेटी, नाम में भूल रहा, नाम क्या है? चंद्रो नाम याद है? सलाउद्दीन की बेटी का नाम किसी को याद है? नहीं याद। पूरे अंधरा प्रखंड में मैट्रिक में सबसे बेसी नंबर लौटे छे साल। पूरा अंधरा प्रखंड में मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर लाई हुई है। उस बेटी को यहीं से सलाम, उस बेटी के लिए यहीं से प्रणाम। और उसी बेटी के सहारे और भी बेटियों को रहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी कर लो, पढ़ाई न छोड़ो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर आपके 4-5 बच्चे हैं और सबको नहीं पढ़ा सकते हैं तो एक को पढ़ा दीजिए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ाइए, क्योंकि यही है जो आपके जीवन का आधार बनेगा। मैं बहुत दिन के बाद बोल रहा था, 3 साल बाद नहीं, माफ कीजिएगा, आपका थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, देखिए पटाखे भी गर्मी से भोगी हो गई और मैं भी गरमा गरमा के उबाल ला रहा हूं। तो आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की अनेक बधाइयां देता हूं, अनेक मुबारकबाद पेश करता हूं और कहता हूं कि आजाद रहो। आजादी एक अनमोल होता है, इसे समझो, स्वीकार करो और सेलिब्रेट करो, मतलब जश्न मनाओ। जश्न मनाने का मतलब मनो भी जश्न मना सकते हैं, उसको समझिए, अपने बेटे को बुला दीजिए नहीं। और आज इस 15 अगस्त के अवसर पर देश के उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने बेटे को खोकर, अपने शोहर का बलिदान देकर, गोलियां खाकर, सूली पर चढ़कर, जेल में मरकर, नहीं पूरी चढ़कर मार दिए गए तो हमारा देश आजाद हुआ। इन तमाम लोगों को हृदय की गहराई से, दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनका एहसानमंद जीवन भर रहूंगा जब तक हिंदुस्तान में जिंदा हूं। उनकी की वजह से ये आजादी मिली है। मैं सरफराज अहमद आपका बेटा आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मदना पंचायत। बच्चों, दुनिया लेके जाना, हल्ला नहीं करना, क्योंकि मैं इतना थक गया हूं भाई, अब मैं तुमको समझा भी नहीं सकता हूं, तो अब हल्ला नहीं करना। आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आ जाओ, अपने अपने गलियों से निकल जाओ, दुनिया लेना हो तो आ जाओ, लेकिन हल्ला नहीं करना मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।